चलो हम लोग राजस्थान की ज्योग्राफी पे बात कर रहे हैं। तो आप इसमें देखें, आप लोग हेडिंग लगाओ, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान का नामकरण। तो देखो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आता है। एक तो राजस्थान के लिए नाम आया राजपूताना, है ना। और एक राजस्थान के लिए शब्द राजस्थान या रायथान। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, इस प्रकार का सवाल बनता है। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिए राजस्थान का नामकरण, और नामकरण में लिखो राजपूताना। राजपूताना मैं डैश करके लिखो। जॉर्ज जॉर्ज थॉम्स जॉर्ज थॉम्स ने सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स ने सर्वप्रथम राजपूताना राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। यह जानकारी यह जानकारी विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक ये जानकारी विलियम फ्रैंकलिन की पुस्तक मिलिट्री मोमाइड्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स मिलिट्री मोमाइड्स मिलिट्री मोमाइड्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स जॉर्ज थॉम्स से जॉर्ज थॉम्स से मिलती है। मिलिट्री मोमाइड्स ऑफ जॉर्ज थॉम्स से मिलती है। मिलती है। नेक्स्ट लिखें। राजस्थान या राजस्थान। राजस्थान या राजस्थान लिखें। शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ राजाओं का निवास। राजाओं का निवास स्थान। राजाओं का निवास स्थान। निवास स्थान। नेक्स्ट लिखें। इस भूभाग इस भूभाग हेतु इस भूभाग हेतु, इस मतलब कि जहाँ हम लोग रह रहे हैं राजस्थान का, है ना। इस भूभाग हेतु राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग राजस्थान या राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया में मतलब एक ही पुस्तक है। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में टोड ने किया। में टोड ने किया। टोड ने किया।
ये पुस्तक दो भागों, नाम लिखा नहीं क्या, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, देखो क्या आप लोग फोकस रहो है ना, आसपास में देखें, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया में किया। नेक्स्ट, ये पुस्तक दो भागों में, ये पुस्तक दो भागों में 1829 व 1832, 1829 व 1832 में प्रकाशित हुई, प्रकाशित हुई, प्रकाशित हुई। नेक्स्ट, इसके संपादक विलियम क्रुक, के संपादक विलियम क्रुक, विलियम क्रुक व इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया, ओझा ने किया, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा या डॉक्टर जीएच ओझा ने किया। ठीक है, ये बात हुई। अब ये जो हमारा भाग है, इसके लिए एक तो बहुत बार पूछा जाता है सवाल कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो जॉर्ज थॉम्स ने किया है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो कर्नल टोड ने किया है। बहुत सरल सवाल लगता है, लेकिन हम लोग कई बार सिली मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो भाग है, इसमें आप लोग लिखो मरु कांतार, मरु कांतार डैश करके लिखो वाल्मीकि, परमावर्त डैश करके लिखो ऋग्वेद, परमावर्त डैश कर लिखो आप ऋग्वेद, और मरुकांतार लिखिए वाल्मीकि। मतलब इस भूभाग को मरुकांतार वाल्मीकि ने कहा है, और ब्रह्मावर्त जो शब्द है इस भाग के लिए हमें कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में हमें ये जो शब्द है, हमें ये शब्द मिलता है। ठीक है, फिर आप लोग लिखें आगे, मुहणोत, मुहणोत नैनसिरी ख्यात, मुहणोत नैनसिरी ख्यात, परिक्रम लिख लो नैनसी, मतलब नैनसी की रचना है ये। मुहणोत नैनसिरी ख्यात व राज रूपक, ब्रैकेट लिख लो वीरभान, वीरभान मुणोत नैनसी ख्यात, ब्रैकेट लिख लो नैनसी, व राज रूपक, ब्रैकेट लिख लो वीरभान ने भी राजस्थान, ने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, ने भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन लेकिन वो इस भूभाग के लिए नहीं था, लेकिन वो इस भूभाग के लिए नहीं था, लेकिन वह इस भूभाग के लिए नहीं था। मतलब क्या हो गया है, कर्नल टोड ने इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। इन्होंने राजस्थान शब्द का प्रयोग तो नैन सिंह ने अपनी रचना मुणोत नैन सिंह ख्यात में किया, वीरभान ने अपनी रचना राज रूपक में राजस्थान शब्द का तो प्रयोग किया है, लेकिन वो पर्टिकुलर इस भाग के लिए नहीं था। ठीक है, फिर आगे लिखें आप लोग, बसंतगढ़ अभिलेख, बसंतगढ़ अभिलेख में डैश करके लिख लो, बसंतगढ़ अभिलेख डैश कर लिखो, चावंड वंश के शासक बरमलात, चावंड वंश के शासक बरमलात से संबंधित, चावंड वंश के शासक बरमलात से संबंधित 625 ईस्वी का सिरोही के हिम्मल माता के मंदिर में, के मंदिर में लगा हुआ, सिरोही के हिम्मल माता के मंदिर में लगा हुआ
नेक्स्ट इसमें राजस्थानादित्य, इसमें राजस्थानादित्य राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग, राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग, इस शब्द का, इस शब्द का ये सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, सर्वप्रथम अभिलेखीय, सर्वप्रथम ये अभिलेखीय साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है, अभिलेखीय साक्ष्य है। मतलब आपसे यदि ये सवाल पूछा जाए कि राजस्थान शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिलता है, तब आपको उत्तर क्या हो जाएगा, बसंतगढ़ अभिलेख, है ना। आगे यदि पूछे है किसका, वरमलात का है, साउंड वंश का है, वो के खीमल माता मंदिर में लगा हुआ है। और राजस्थान भूभाग के लिए क्या शब्द आया है यहाँ, राजस्थान आदित्य शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है ना। इस प्रकार की जानकारी भी आप लोगों से पूछी जा सकती है। नेक्स्ट लिखो, एकीकरण के, एकीकरण के दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में, ब्रैकेट लिख लो, मार्च 1948, एकीकरण के दूसरे चरण में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग, एकीकरण के दूसरे चरण में भी राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग। विधिवत राजस्थान नाम डैश करके लिख लो, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। देखो सारे चीजों में अंतर है, हमने जितनी बातें लिखी है ना। राजस्थान शब्द का प्रयोग मोनोद नैन्सी भी कर रहा है, वीरभान भी कर रहा है, कर्नल टोड भी कर रहा है। लेकिन अंतर क्या है, यदि ये पूछा जाए इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तब आपको उत्तर क्या हो जाएगा, तब आपको उत्तर हो जाएगा कर्नल टोड। हालांकि हालांकि कालक्रम में वो दोनों पहले, वीरभान भी पहले कर्नल टोड से और मोनोद नैन्सी भी पहले है, ठीक है। लेकिन पर्टिकुलर इस भूभाग को राजस्थान कहा है कर्नल टोड ने, ठीक है। फिर अभिलेखीय साक्ष्य, बसंतगढ़ अभिलेख, राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉम्स, वाल्मीकि ने मरुकांतार, ऋग्वेद में परमावर्त, ठीक है। एकीकरण के किस चरण में राजस्थान शब्द आया, दूसरे, विधिवत राजस्थान नाम 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को हम लोग देखते हैं कि विधिवत ये जो भाग है, इस भाग को राजस्थान कहा गया है। समझ रहे बात को। तो ये आप देखो कि नामकरण को लेकर के आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सब की हम लोगों ने बात कर ली है, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि राजस्थान की यदि हम लोग देखें स्थिति, कि भाई राजस्थान की स्थिति क्या है ना। तो हेडिंग लगाओ आप, स्थिति, स्थिति मतलब लोकेशन, राजस्थान की जो लोकेशन है, राजस्थान की लोकेशन किस प्रकार से रही है आपके, है ना। तो आप देखो कि दो प्रकार की स्थिति हम लोग देखते हैं, एक तो अक्षांशीय स्थिति, है ना। तो ये आपका अक्षांश कौन सा है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आपका अक्षांश है। तो इस अक्षांश के जो ऊपर की तरफ है वो किस में आ जाएंगे, आपके उत्तरी गोलार्ध में, और इसके जो दक्षिण की तरफ आएंगे वो आपके क्या आएंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय दृष्टिकोण से अपन बात करें, 0 डिग्री अक्षांश से बात करें, तो आप देखो हमारा जो राजस्थान है, हमारा राजस्थान हमें लगभग कहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। तो ये इस अक्षांश के हिसाब से कहाँ गया है, उत्तरी गोलार्ध में। अब यदि ये आपका 0 डिग्री देशांतर है, देशांतर के हिसाब से बात करें तो देशांतर में जो इसके इस तरफ है वो पूर्व में है, और इधर जो है वो आपके किस में रहेंगे, पश्चिम में। तो देशांतर के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान कहाँ आ रहा है, पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांश के हिसाब से कहाँ आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर आ रहा है ना। तो लिखो आप, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से डैश करके लिख लो, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नेक्स्ट, देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध,
देशांतरीय दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। और जब हम ग्लोब में देखते हैं, है ना, तो ग्लोब में ये आता है उत्तर पूर्व केंद्र, है ना। तो लिखो आप ग्लोब, ग्लोब में, ग्लोब में डैश करके लिख लो आप उत्तरी पूर्व। और उत्तरी पूर्व को आपके कौन कौन सा कहा जाता है? ईशान कोण कहा जाता है। ये सवाल भी आया हुआ है, ईशान कोण। फिर लिखो एशिया के संदर्भ में दक्षिण पश्चिम, और दक्षिण पश्चिम में नैऋत्य कोण आता है। नैऋत्य कोण, है ना, ये रे है ये। नैऋत्य कोण, ठीक है। ग्लोब में उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व का मतलब ईशान कोण बोलते हैं उसको, है। अभी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। दिशा, जो दिशाएं होती है ना, डिग्री, ठीक है। चलो, फिर एशिया के संदर्भ में लिख लो दक्षिण पश्चिम। फिर लिखो भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में बात करें तो कहाँ आएगा ये? भारत की किस तरफ है भाई? हम उत्तर पश्चिम है ना। हाँ, लिखो उत्तर पश्चिम में। और इसको कहा जाता है आपके वायव्य कोण, वायव्य कोण, वायव्य कोण, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। तो आप देखो कि ग्लोब में जब बात करते हैं तो अक्षांश के हिसाब से उत्तरी गोलार्ध, देशांतर के हिसाब से पूर्वी गोलार्ध। ग्लोब में देखें तो उत्तर पूर्व में आएगा, जिसको क्या बोलते हैं? ईशान कोण बोलते हैं। एशिया के संदर्भ में बात करें तो कहाँ आएगा? दक्षिण पश्चिम आएगा, नैऋत्य कोण बोलते हैं उसको। और भारत के संदर्भ में बात करें, राजस्थान कहाँ आएगा आपके? उत्तर पश्चिम आएगा, जिसको क्या बोलते हैं आपके? वायव्य कोण बोलते हैं। ये हमने इसकी जो स्थिति है, इसकी जो लोकेशन है, लोकेशन हम लोगों ने देख ली कि भाई राजस्थान हमारा है कहाँ, है ना। तो भारत में देखते हैं तो उत्तर पश्चिम में रहेगा। ग्लोब में अक्षांश, देशांतर, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी है, ठीक है। अब राजस्थान में यदि हम बात करें तो राजस्थान की यदि हम लोग देखें बाउंड्री, है ना, सीमा की यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये हमारा राजस्थान, है ना। तो आप देखो कि इस राजस्थान में यदि हम बात करें तो हमारी जो सीमा है, टोटल जो सीमा लगती है हमारी, वो कितनी है? 5,920 बाउंड्री की बात हो रही है ना। ये यहाँ से हम लोग शुरू करें और ये पूरा यदि हम लोग यूँ चलाएं ना, ये पूरा इस बाउंड्री को यदि मापा जाए तो कितनी है आपके? 5,920। अब इस 5,920 को दो भागों में डिवाइड किया गया है। राजस्थान के एक देश की भी सीमा लगती है, वो देश है पाकिस्तान, ठीक है। और 5 राज्यों की सीमा लगती है। तो जहां राज्यों की सीमा लगती है उसे बोलते हैं अंतर राज्य सीमा, और जहां एक दूसरे देश की सीमा लगती है उसे बोलते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय सीमा। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, इसका नाम आप लोगों को मिलता है रेड क्लिफ, ठीक है। रेड क्लिफ आप लोग जानते ही हो, है ना। रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं इसको, क्यों? क्योंकि सीमा निर्धारण के लिए जो आयोग बनाया गया था, उस आयोग की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन है? रेड क्लिफ। और ये आपको जानकर के बड़ी हैरानी होगी कि रेड क्लिफ को भारतीय सीमा का निर्धारण करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो उससे पहले भारत में आया ही नहीं था, ठीक है। जैसे आपकी क्लास में कोई ऐसा टीचर आ जाए जो आपकी क्लास में कभी आया ही नहीं है, और वो यहाँ लाइन खींचे नहीं, ऐसे ऐसे बैठेंगे, तो क्या वो व्यवहारिक रूप से अपना काम कर पाएगा? क्या अपना काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए रेड क्लिफ लाइन के कारण इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो गई थी कि लोगों का खेत रह गया भारत में और उनका घर चला गया पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जैसे आप लोग बैठे हो, आपका बैग तो इधर रह गया, आप उधर रह गए, तो बैठे रहो लाइन खींच के बीच में से, ठीक है। इस प्रकार की बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो है, अव्यवस्थाएं रही। और विभाजन के बाद में जो सांप्रदायिक दंगे हुए, उन दंगों के पीछे एक कारण ये भी था कि जो विभाजन की जो व्यवस्थाएं थी, विभाजन की व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हुई। समझ रहे बात को? तो ये लाइन हमारी रेड क्लिफ लाइन, और रेड क्लिफ लाइन है कितनी लंबी? 1070, है ना। 1070 किलोमीटर लंबी ये लाइन है। और इस लाइन पर अभी हमारे जो जिले हैं, हमारे जिले कितने हैं यहाँ? 5। 5 हमारे जिले हैं, जिनमें सर्वाधिक जो सीमा है, सर्वाधिक सीमा हम लोग देखते हैं लगती है किसकी?
जैसलमेर की लगती है, और न्यूनतम जो सीमा वो लगती है किसकी? फलोदी की। न्यूनतम सीमा किसकी लगेगी? फलोदी की लगेगी। और यहाँ जिले आपके कितने हो जाएंगे? 5। ये आपका गंगानगर, ये आपका बीकानेर, है ना। इसके बीच में यहाँ आपके फलोदी है, इस मैप में नहीं दिखाया गया है उसको, है ना। अब नए मैप पे देखेंगे अपने फलोदी। और उसके बाद में हम लोग देखते हैं जैसलमेर, और उसके बाद में आपको क्या रहेगा? बाड़मेर, है ना। तो लिखो आप लोग सीमा। सीमा में लिखिए आप, सीमा में लिखो आप कुल स्थलीय सीमा। कुल स्थलीय सीमा में लिख लो 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। और इसमें लिखो आप अंतर राज्य सीमा। अंतर राज्य सीमा में लिखो आप 4,850 किलोमीटर। और एक लिखो आप अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और इसमें लिखो आप 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर लिख लिया? चलो बहुत बढ़िया। अब आप लोग हेडिंग लगा लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ब्रैकेट लिख लो, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन में लिखो रेड क्लिफ लाइन। लिख लिया? देखो राजस्थान में, राजस्थान में शुरुआत डैश कर लिखो, हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट, और ब्रैकेट लिख लो गंगानगर। गंगानगर। इसकी बात कर रहे हैं सीमा की, है ना। समापन लिख लो बाड़मेर के पाखासर के भागल गांव में। शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर, समापन बाड़मेर के बाखासर के भागल गांव में। भागल गांव में। नेक्स्ट, संलग्न जिले। संलग्न जिले डैश कर लिख लो 5, और पांचों का नाम लिखो। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी। फलोदी के ब्रैकेट लिख लेना न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा। फलोदी के बाद लिख लो जैसलमेर। जैसलमेर के ब्रैकेट लिख लो सर्वाधिक सीमा। एक लिख लो बाड़मेर। जैसलमेर के ब्रैकेट में सर्वाधिक सीमा, फिर लिख लो बाड़मेर। लिख लिया? आगे बढ़ो। अब लिखो आप पाकिस्तान। पाकिस्तान के संलग्न, है ना। इसमें लिखो आप प्रांत। प्रांत में लिख लो 2, ब्रैकेट लिख लो सिंध व पंजाब। सिंध व पंजाब। और जिले लिखो 9। सर्वाधिक सीमा बहावलपुर। न्यूनतम सीमा उमरकोट। उमरकोट। लिख पा रहे हैं ना साथ साथ? कोई दिक्कत और तो बता देना। पाकिस्तान के संलग्न
पाकिस्तान के संलग्न। देख लो, प्रांत 2 सिंध और पंजाब, जिले उनके 9, सर्वाधिक सीमा लगती है बहावलपुर की, और न्यूनतम जो सीमा वो किसकी लगती है, उमरकोट की हम लोग देख रहे हैं न्यूनतम सीमा आपके लगती है। ये इसके पीछे वाला पेज, न्यूनतम लोधी और सर्वाधिक किसकी रहेगी, जैसलमेर की। ठीक है, फिर आगे बढ़ो आप और लिखो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें आप और लिखिए जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय, इसमें लिख लो आप निकटतम, निकटतम मैं लिखूँ आप गंगानगर, और दूरस्थ मैं लिखे आप बीकानेर, दूरस्थ में लिखे बीकानेर। मतलब क्या हो गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है, गंगानगर है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से दूरस्थ जो जिला मुख्यालय वो कौन सा है, बीकानेर है। ठीक है, फिर लिखो आप संलग्न संभागों में, संलग्न संभागों में निकट मुख्यालय क्या होगा, बीकानेर, और दूरस्थ क्या होगा, जोधपुर। संलग्न की बात हो रही है ना, इस बात को समझे आप लोग, क्या समझे कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संलग्न संभाग है वो कितने हमारे, 2 है, एक तो बीकानेर है और एक क्या आपके जोधपुर है। तो निकटतम संभाग मुख्यालय बीकानेर है और दूरस्थ कौन सा है, जोधपुर है। ठीक है, तो भाषा को गौर करिएगा, ये संभाग की बात हो रही है और ये बात हो रही है किसकी, जिला मुख्यालय की आपकी बात हो रही है। समझ रहे हैं बात को, तो ये चीजें आप लोग इसमें नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात हुई। यहाँ हम लोगों ने 2 प्रकार की सीमाएं देखी है, एक अंतर्राष्ट्रीय और एक आपकी कौन सी है, अंतर राज्य। तो अब आप लोग हेडिंग लगाओ अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा, अंतर राज्य सीमा कितनी है, 4850, 4850। अब है कौन कौन से जिले, लिख लो राज्य, लिखो राज्य, संलग्न राज्य कितने हैं, 5। लिखो इसमें आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और लिखें आप गुजरात। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे टेबल बना लीजिए कि यहाँ लिख लीजिए आप सीमा,
घटता हुआ जो क्रम है वो क्या रहेगा आपके, अवरोही रहेगा ना, अवरोहण आरोहण, आरोहण का मतलब चढ़ना होता है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें जो है आप लोग ध्यान रखोगे, है ना। ये जिलों की जो संख्या है, जिलों की संख्या आप लोग ध्यान रखोगे। नाम हमारे वालों को ध्यान रखोगे। नाम तो क्या है, अपने वाले जो जिले हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं ना। अभी अपने बात करेंगे कि भाई 8 जो जिले हैं, 8 जिले कौन कौन से हैं। अब अंतर्राज्यीय सीमा पर अपन बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन बनाता है, झालावाड़। झालावाड़ सर्वाधिक सीमा बनाता है। न्यूनतम सीमा कौन बनाता है, बाड़मेर। तो लिखो आप अंतर्राज्यीय सीमा। ऐसे तो आप लोग कर ही लोगे, इसको करवाने की जरूरत है क्या, है? भाई इसको करवाने की जरूरत है क्या, अंतर्राज्यीय सीमा, है ना। आपको लग रहा है क्या पढ़ा रहे हैं, आ ही रहा है इतना। सर्वाधिक क्या होगा, झालावाड़, और न्यूनतम कौन होगा, बाड़मेर। न्यूनतम जो सीमा है वो किसकी रहेगी, आपके बाड़मेर की रहेगी। बाड़मेर की कितनी, 14 किलोमीटर। और झालावाड़ की कितनी है, 520 किलोमीटर। ये हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। ओवरऑल सर्वाधिक जो सीमा है ना, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। न्यूनतम वाला कौन सा, आपके बाड़मेर है। अब हमारे जो जिले हैं, हरियाणा को में से कौन सा जिला टच करता है। एक क्वेश्चन पक्का आएगा मैप का, 100% ही आएगा, है ना। वो आपको कहीं मिलेगा ही नहीं, वो आपको मैप देखने से मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। तो मैप जो है वो बहुत अच्छे से कीजिए आप लोग। तो हरियाणा से हमारे जिले कितने, 8। पंजाब से हमारे जिले कितने हैं, 2, है ना। अब वो कौन कौन से हैं, तो पंजाब से हमारे जो जिले टच करते हैं, एक आपके हनुमानगढ़ है और एक आपके गंगानगर है। अब हम जब आते हैं हरियाणा के बॉर्डर पर, तो हरियाणा के बॉर्डर पर हमारे जिले कौन कौन से। हरियाणा के बॉर्डर पर हम देखते हैं हमारा जिला हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सिक्कर है ना। खेड़थल तिजारा है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड है ना। अलवर है, और क्या है, डीग। ये हमारे 8 हो गए। फिर जब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश हमारे जिले कितने, 3, है ना। एक डीग है, फिर भरतपुर है, फिर क्या आ जाएगा आपके, धौलपुर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में जब हम लोग आएंगे तब हम लोग देखेंगे कि धौलपुर है। धौलपुर के बाद हम लोग देखेंगे कि आपका जिला कौन सा आ जाएगा, स्वयं माधोपुर आ जाएगा, फिर आपके करौली आ जाएगा, फिर आपके कोटा आ जाएगा, फिर आपके बारां आ जाएगा, फिर आपके झालावाड़ आ जाएगा, फिर एक बार कोटा और आ जाएगा। कोटा कितनी बार टच करा, 2 बार। फिर हम लोग देखेंगे कि आपके कौन आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। चित्तौड़गढ़ के बाद हम लोग देखेंगे प्रतापगढ़ आ जाएगा, फिर चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। फिर आपके आएगा कौन, फिर हम लोग देखेंगे आएगा आपके बांसवाड़ा, ठीक है। फिर जब हम जाएंगे गुजरात तो एक बार बांसवाड़ा फिर आएगा, फिर आपके डूंगरपुर आ जाएगा, फिर आपके उदयपुर आ जाएगा, फिर आपके सिरोही आ जाएगा, फिर आपके जालोर आ जाएगा, और फिर आपके बाड़मेर आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ देख रहे हो 4 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा 2-2 बार बनाते हैं। एक है हनुमानगढ़, एक है आपके, और कौन रहेगा, डीग, एक रहेगा आपके धौलपुर, और एक रहेगा बांसवाड़ा, है ना। तो लिखो 2 बार, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा, 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा, 2 बार नहीं, 2 राज्यों से लिखो, 2 राज्यों से, 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। 2 राज्यों से, तो इसमें एक लिखो आप, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ किससे बनाता है, पंजाब से भी बनाता है और हरियाणा से भी बनाता है। फिर आप लोग लिखो डीग, डीग हरियाणा से भी बनाता है और उत्तर प्रदेश से भी बनाता है। फिर आएगा आपके धौलपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश से भी बनाता है और मध्य प्रदेश से भी बनाता है। फिर आ जाएगा आपके बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मध्य प्रदेश से भी बनाता है और
गुजरात से भी बनाता है। ये 4 आपके हो जाएंगे। हो गया। अब आप लोग लिखो पंजाब से हमारे कौन कौन से जिले हैं, टेबल बना लीजिए आप लोग। लिखो पंजाब। पंजाब को हमारे कितने जिले टच करते हैं? 2। नाम लिखो उनके, गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब से हमारे जिले 2, एक लिखो आप गंगानगर और एक आपके क्या रहेगा, हनुमानगढ़। और गंगानगर के ब्रैकेट लिख लो आप सर्वाधिक, और इसके ब्रैकेट लिख लो न्यूनतम। मतलब हो गया सर्वाधिक जो सीमा है पंजाब से वो कौन बनाता है? गंगानगर। और न्यूनतम कौन बनाएगा? हनुमानगढ़। और फिर हरियाणा में हनुमानगढ़ के ब्रैकेट लिख लो सर्वाधिक। हरियाणा में लिख लो आप 8 जिले, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड, केरथल, तिजारा, अलवर, डीग। नहीं, आप तो देख के लिख रहे हो ना, मैं तो ऐसे बोल ही रहा हूँ ऐसे। लिख लिया उत्तर प्रदेश तक? हो गया। फिर लिखो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लिख लो आप धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़। झालावाड़ के ब्रेक लिखना सर्वाधिक। फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। और मध्य प्रदेश में यहाँ नीचे नोट लगा के लिख लेना कोटा व चित्तौड़गढ़ 2 बार सीमा बनाते हैं। 2 बार सीमा बनाते हैं। बना लिया है? हाँ, मैप अभी आएगा। लिख लिया क्या? उदयपुर सर्वाधिक में आप लोग लिखो इसमें उदयपुर। और एक जालोर लिखो ना इसमें, जालोर।
ठीक है, उदयपुर सर्वाधिक। कोटा व चित्तौड़ 2 बार सीमा बनाता है। लिख लिया? सभी ने लिख लिया? चलो, अब आप देखो कि सारी जो चीजें हैं, सारी चीजें हम लोग मैप पे देख लेते हैं। लिख लिया सभी ने? हाँ, ये आप देखो आपका मैप है ना, ये 41 डिस्ट्रिक्ट के अनुसार। अभी अपन जिलों की बात करेंगे है ना, कैसे कम हुए बढ़े। तो आप देखो कि यहाँ हमारा ये गंगानगर और ये हमारा हनुमानगढ़, यहाँ हमारे, हमने अभी बात की है किसकी? पंजाब की। पंजाब की हम लोगों ने बात की है। तो पंजाब हमारे किस दिशा में हो गया है? उत्तर दिशा के अंदर। यदि सवाल बने कि राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य है, तो उत्तर में कौन सा राज्य हो गया आपके? पंजाब। फिर आप देखो हनुमानगढ़ से ही शुरू हो जाती है सीमा किसकी? हरियाणा की। और हरियाणा की सीमा कहाँ तक चलती है? डीग तक चलती है। कहाँ तक चलेगी? डीग तक चलेगी। तो आप देखो हनुमानगढ़ है, चूरू है, झुंझुनू है, सिक्कर है ना। फिर एक कोटपुतली बहरोड है, खेड़थल तिजारा है, अलवर है, और आगे क्या आ गया? यहाँ डीग आ गया। ठीक है, तो ये पूरी जो सीमा है यहाँ तक यदि हम बात करें तो सीमा किसकी होगी? ये हरियाणा की सीमा होगी। और आप देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, अलवर और डीग, कितने आपके जिले आगे यहाँ? यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिले आगे आपके 8। ठीक है, फिर यहाँ शुरू हुआ डीग से, डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये जो सीमा है, ये सीमा हम लोग देखते हैं कि आपके किसकी लगेगी? यहाँ यहाँ हम लोग देखते हैं सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश में जिले कितने हो गए? 3, डीग, भरतपुर और आपके धौलपुर। ठीक है, फिर धौलपुर से शुरू हो जाता है, और धौलपुर से शुरू होकर के कहाँ तक? बांसवाड़ा तक, है ना, यहाँ तक। यदि हम लोग बात करें, ये आप देखो कि सीमा रहेगी किसकी? मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की सीमा रहेगी, और यहाँ जिले कितने रहेंगे? 10, धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर। फिर आप देखो कि यहाँ आपसे बहुत अच्छा सवाल बन सकता है। हमने सीक्वेंस से लिखा है कि क्रम से जिले आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर, और यहाँ क्या आ गया? कोटा आ गया है। ठीक है, ये आप लोग देखो कोटा की सीमा। फिर 12 है, फिर झालावाड़ा है, फिर क्या आ गया? कोटा आ गया। फिर कौन आ गया? कोटा आ गया। तो कोटा आप देखो कि यहाँ भी है और कोटा यहाँ भी है, तो कोटा कितनी बार आ गया? 2 बार। फिर देखो आपके चित्तौड़गढ़ है, और चित्तौड़गढ़ के बाद में हल्का सा ये जो बाहर निकल रहा है, ये आपके क्या आ गया? यहाँ धौल भीलवाड़ा आ गया। यहाँ क्या आया? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के बाद में फिर क्या आ गया? चित्तौड़गढ़ आ गया। फिर आपके चित्तौड़, प्रतापगढ़ और क्या आ गया? बांसवाड़ा आ गया। ठीक है, तो जिले इधर कितने हो गए आपके? 10। और आपने देखा एक तो कोटा इधर भी टच कर रहा है, और फिर इस तरफ भी टच कर रहा है। चित्तौड़, ये भाग चित्तौड़ का है, ये भैंसरोडगढ़ वगैरह ये है आपके। ठीक है, ये वाला भाग, फिर भीलवाड़ा, और फिर क्या आ गया आपके? चित्तौड़ आ गया। तो चित्तौड़ ने कितनी बार टच किया है? चित्तौड़ ने 2 बार टच किया है। कोटा ने कितनी बार टच किया है? 2 बार टच किया है। ठीक है, फिर इससे आगे जब हम लोग चलते हैं, तो इससे आगे हम लोग देखते हैं कि फिर आपके यहाँ तक आपका क्या रहेगा? गुजरात। और इधर हमारे जिले की तो जाएंगे 6, है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर है, ये गढ़ नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारे डूंगरगढ़ बीकानेर में है ना, तो मैंने डूंगरगढ़ लिख दिया यहाँ। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर, और आपके क्या हो गया? बाड़मेर हो गया। है ना। इस पूरी अंतर्राज्यीय सीमा में जब हम लोग देखते हैं, तो सर्वाधिक जो सीमा है वो लगती है किसकी? झालावाड़ की। और न्यूनतम जो सीमा है वो लगती है किसकी? बाड़मेर की। तो ये आप देखो किस प्रकार से आपका पूरा जो है ना, इसमें आपसे दिशा भी पूछी जा सकती है। दिशा कैसे? जैसे उत्तर में आपके पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व के अंदर यूपी, दक्षिण पूर्व के अंदर मध्य प्रदेश, और दक्षिण पश्चिम में आपको क्या आ जाएगा? गुजरात आ जाएगा ना। तो दिशा में भी लिख लो आप लोग। देखो उत्तर, या पहले आपने कहीं लिखा तो उसमें लिख लो आप, उत्तर की तरफ लिख लो पंजाब, उत्तर पूर्व ये आपके पूर्व, ये आपके दक्षिण पूर्व, और ये आपके दक्षिण पश्चिम।
ठीक है। हो गया। और ये आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये आपका गंगानगर, फिर आपके बीकानेर, फिर ये फलोदी, फिर जैसलमेर, और फिर आपके क्या आ जाएगा, बाड़मेर। इधर आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा आपके इस प्रकार से हो जाए। हुआ सारा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, है ना। और यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के यदि अपने अंतर्राज्यीय सीमा की तरफ यदि हम बात करें, तो आप देखो कि नए जो जिले हैं, है ना, नए जिले सर्वाधिक यदि आपसे पूछे तो सर्वाधिक जिले किस बॉर्डर पर बने हैं, हरियाणा वाले बॉर्डर पर, है ना। हरियाणा वाले बॉर्डर पर आप लोग देखते हो कि जिले आपके कितने बन गए, दो। एक तो खेरथल तिजारा, और एक आपके हो गया कोटपुतली बहरोड, और एक हो गया आपके डीग, है ना। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जिले आपके कितने हो चुके हैं इस बॉर्डर पर, जिले आपके हो चुके हैं तीन, हरियाणा के साथ तीन नए जिले लग गए। ठीक है। और यदि यूपी के साथ बात करें तो यूपी के साथ नया जिला कौन सा आ गया है, डीग नया जिला आ गया है। बाकी जो जिले हैं, बाकी जिलों में कोई चेंज नहीं हुआ है। हरियाणा वाले बॉर्डर पर कितने जिले हैं, तीन नए जिले आ गए हैं। डीग आ गया है, खेरथल तिजारा आ गया, और आपको क्या आ गया है, बहरोड आ गया है। ये तो जालोर तो पहले जिला ही था, वो तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर थोड़ी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आया फलोदी। तो भाई फलोदी तो कहाँ आया है, अंतर्राष्ट्रीय। ऐसा सवाल भी आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नया जिला कौन सा बना, फलोदी। हरियाणा की तरफ नए जिले कौन से बने, क्योंकि नए बने होते यहाँ से सवाल आ सकता है आपका। ठीक है। तो कोटपुतली बहरोड है, खेरथल तिजारा है, और आपकी क्या है, डीग है ना। यदि पूरे बॉर्डर पर ही यदि आपसे बात की जाए कि राजस्थान में कुल अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने जिले बने हैं, तो अंतर्राज्यीय सीमा पर यदि हम बात करें तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने बने हैं, तीन जिले बने हैं नए, है ना। और पूरा ही पूछ ले कि राजस्थान में, राजस्थान की सीमा पर कुल कितने जिले बने हैं, तो कितने बने हैं, चार, है ना। एक क्या आ गया आपके, एक सीमा की जब बात होगी तो एक आपके क्या हो जाएगा, फलोदी भी आ जाएगा इसके। तो सीमा पर टोटल चार जिले बने, फलोदी, कोटपुतली बहरोड, खेरथल तिजारा, और आपके डीग। क्या हो जाएगा, आपके डीग हो जाएगा। बाकी जो नए जो जिले बने हैं, नए जिले हम लोग देखते हैं कि क्या बने हैं, अंतःवर्ती बने हैं या अंतस्थ बने हैं। अंतःवर्ती का मतलब है जो किसी से भी बाउंड्री टच नहीं करते। समझ रहे बात को। तो आप देखो कि बाकी तो बातें अब हम कल करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आज हम इतने ही बात करेंगे।